नमस्कार, सीएस ऑनलाइन एकेडमी में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम लोग केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन देंगे, परिचय देंगे। मेरा नाम शिवशंकर कुमार हुआ। व्हाट इज केमिस्ट्री, इसकी उत्पत्ति कहां से हुई, इसके जनक कौन है, तो हम लोग इस पे बारी बारी से डिस्कस करेंगे। जैसे कि केमिस्ट्री शब्द जो है ये प्राचीन शब्द यानी कीमिया से हुआ है, जो मिस्र को श्रेय दिया जाता है। यानी केमिस्ट्री शब्द का उत्पत्ति कहां से है, मिस्र देशों से है। इसलिए केमिस्ट्री का जो प्रचलन है या आगे ये विकसित किया है वो मिस्र देश से ही किया है। कीमिया का अर्थ होता है काला रंग। वहां के लोग शुरुआत में इसे नाट्य कथा के रूप में इसका उपयोग करता था, लेकिन बाद में धीरे धीरे यही आगे चलकर आपको एक सिलेबस का रूप ले लिया। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो योगदान था वह एंटवाइन लेवोइसिए का था, जिन्होंने केमिस्ट्री की दुनिया में 4 चांद लगा दिए। उन्होंने ही सर्वप्रथम वायुमंडल के अवयवों का खोज किया, जैसे नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, इसको बताए। और ऑक्सीजन जो है ये शोषण के लिए भी और दहन के लिए भी, दोनों के लिए उपयोगी होता है। ये बात सबसे पहले एंटवाइन लेवोजियर ही ने बताए थे, इसीलिए उसे रसायन विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। इसके अलावा भी उन्होंने काफी महत्वपूर्ण तत्वों को खोज किया, जैसे आपको सल्फर हो गया, फास्फोरस हो गया, कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, और जल के संगठन के बारे में भी इन्होंने ही बताया। तो दोस्तों, हम लोग देखते हैं इंट्रोडक्शन। व्हाट इज केमिस्ट्री, केमिस्ट्री है क्या। तो यहाँ पे केमिस्ट्री को रसायन शास्त्र कहा जाता है। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, रसायन शास्त्र। रसायन शास्त्र जो शब्द है ये आया कहां से, तो ये जो है आपको आया है रस जोड़ आयन बराबर रसायन। ठीक है, शास्त्र का मतलब होता है अध्ययन, मतलब जिसमें हम लोग पदार्थों का अध्ययन करते हैं या परमाणु अणु आयन का अध्ययन करते हैं, वही आपको रसायन शास्त्र कहलाता है। जैसे कि यहाँ पे इसका डिफिनेशन दिया गया है, रसायन शास्त्र विज्ञान की वह शाखा है जो पदार्थ के संगठन, संरचना, गुणों और उसमें होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन करती है। यह विज्ञान परमाणु अणुओं और आयनों रासायनिक संरचनाओं का अध्ययन करता है। अर्थात यह विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग पदार्थ के बारे में, परमाणु के बारे में, अणु के बारे में, आयंस के बारे में अध्ययन करते हैं। अगले पेज की तरफ चलते हैं। चलिए, केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई। केमिस्ट्री शब्द का जो विकास हुआ या जो यह आगे बढ़ा, ये प्राचीन शब्द से आगे आया। जैसे मिस्र से ये उत्पन्न हुआ था केमिस्ट्री, अर्थात केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति मिस्र के प्राचीन नाम कीमिया से हुई है, जिसका अर्थ काला रंग होता है। कीमिया का अर्थ काला रंग होता है। मिस्र के जो लोग थे वो इसको केमिटैकिंग कह के बोलते थे। यह शुरुआत में केमिस्ट्री जो था यह एक नाटक के लिए इसका उपयोग किया जाता था, लेकिन बाद में इसको अध्ययन के रूप में शामिल किया गया। कीमिया से हुई है जिसका अर्थ काला रंग या काली मिट्टी से होता है। यह शब्द बाद में अरबी शब्द अल-कीमिया में विकसित हुआ, जिसका अर्थ सोना बनाने की कला या रूपांतरण है। यह शब्द यूनानी शब्द कीमिया से भी जुड़ा है, जिसका संबंध पदार्थों को एक साथ डालने या मिलाने से है, जो आधुनिक रसायन विज्ञान की प्रकृति को दर्शाता है। मतलब शुरुआत में ऐसा माना जाता था कि इससे हम लोग सोना या कोई अन्य पदार्थ को बना सकते हैं या उसका उपयोग कर सकते हैं। संक्षेप में हम बोल सकते हैं केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति मिस्र की काली मिट्टी कीमिया से हुई है, जो अरबी और यूनानी भाषाओं से होते हुए आधुनिक रसायन विज्ञान के अर्थ में विकसित हुआ है। ठीक है, तो शुरुआत में यानी कुल मिला के आपको ये जानना है कि केमिस्ट्री शब्द बना कहां से है, इसका उत्पत्ति कहां से हुआ है, तो ये मिस्र देश से प्रारंभ हुआ था। ठीक है, अब हम आगे की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट पेज की तरफ। अब देखिए, रसायन विज्ञान के मुख्यतः यानी 5 शाखा यहाँ पे बताया गया है या वर्णन किया गया है। बहुत सारे इसका ब्रांच होता है, 16-17 ब्रांच होता है, जिसमें से कुछ प्रमुख है जिसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसके अंतर्गत हम लोग तत्वों के बारे में अध्ययन करते हैं या कार्बन को छोड़कर जितने भी यौगिक हैं उसके बारे में अध्ययन करते हैं। अर्थात रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत अकार्बनिक यौगिकों का अध्ययन किया जाता है, उसे ही हम लोग अकार्बनिक रसायन कहते हैं। ठीक है,
तो ऊपर में है कार्बनिक रसायन। अभी जो आपको हम वर्णन किए थे ये आपको अकार्बनिक रसायन का था, ठीक है। तो कार्बनिक रसायन है, यह जीव जंतुओं के स्रोतों से प्राप्त रसायनों का इसमें अध्ययन किया जाता है। इसको बोला जाता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्या बोलेंगे? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। तो यह मुख्य रूप से वनस्पति या प्लांट्स या एनिमल से जो कार्बनिक रसायन प्राप्त होता है इसमें उसी का अध्ययन किया जाता है। और कार्बनिक रसायन हो गया। अब विश्लेषणात्मक, इसको एनालिटिकल केमिस्ट्री कहा जाता है, जिसके अंतर्गत पदार्थों का पहचान, तत्वों के पहचान या खोज से संबंधित है। आगे हम लोग चलते हैं भौतिक रसायन, जिसको भौतिक रसायन यानी इसको फिजिकल केमिस्ट्री के अंतर्गत रखा गया, या फिजिकल केमिस्ट्री इसको बोलते हैं। भौतिक रसायन को क्या बोलेंगे? फिजिकल केमिस्ट्री। यह रसायन विज्ञान और भौतिक के सिद्धांतों के बीच संबंध अध्ययन करता है और पदार्थ के गुणों और व्यवहार पर केंद्रित होता है। मतलब कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है, उसका स्पीड क्या है या वो अभिक्रिया कितने देर में संपन्न हो रहा है, कुल मिलाकर हम लोग इसके अंतर्गत पढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे जैव रसायन। जैसे बायोमोलिकुलर पढ़ते होंगे, या हमारे शरीर के अंदर जो रासायनिक पदार्थ है इसमें उस चीज का अध्ययन किया जाता है। जैसे इस शाखा में जीवों के अंदर होने वाली रासायनिक प्रतिक्रियाओं और प्रतिक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। मतलब हमारे शरीर के अंदर जितने भी रासायनिक अभिक्रियाएं होती है उस सभी का इसके अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। तो चलिए ये परिचय का क्लास है, थोड़ा थोड़ा आपको करके आगे बताते जाते हैं। अब क्या है, रसायन शास्त्र के जनक एंटोइन लेवोजियर यानी फादर ऑफ केमिस्ट्री, फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री, ठीक है। तो एंटोइन लेवोजियर जो थे, इसको रसायन विज्ञान का जनक कहा जाता है या आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह रसायन की दुनिया में बहुत ज्यादा योगदान दिए। अब इसका क्या योगदान था, सबसे पहले इसके कुछ जीवनी के बारे में हम लोग देख लेते हैं। यही एक ऐसा व्यक्ति है जो सर्वप्रथम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर जैसे महत्वपूर्ण तत्वों को खोज करके और उसका सूचीबद्ध करने का काम किए। इन्होंने ही जल के बारे में, जल के संगठन के बारे में बताया। और रसायन शास्त्र के जनक एंटोनी लेवोजियर हैं, जो आधुनिक रसायन विज्ञान के संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं। उन्हें दहन में ऑक्सीजन की भूमिका खोजने, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के नामों को स्थापित करने और तत्वों की पहली व्यवस्थापक सूची तैयार करने के लिए श्रेय दिया जाता है। इससे पहले तत्वों को सूचीबद्ध तरीके से कोई नहीं पढ़ता था, लेकिन इन्होंने तत्वों को एक सूचीबद्ध तरीके से तैयार किया, अध्ययन के रूप में तैयार किया और रसायन का पहला नींव डालने का प्रयास किए। इसीलिए इसे आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक कहा जाता है, फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री। तो नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं। यानी जो एंटोइन लेवोजियर साहब जो हैं, इनका जो जन्म हुआ था, ये कब हुआ था? 1743 ईस्वी को फ्रांस के पेरिस में हुआ था। मृत्यु 8 मई 1794 ईस्वी को हो गई थी। फ्रांस में शुरू हुई 1789 के ऐतिहासिक क्रांति के दौरान राजद्रोह, मतलब देश के प्रति द्रोह के आरोप में गिलोटिन द्वारा मृत्यु दे दिया गया था। मतलब इसको मृत्यु दंड मिला राजद्रोह के रूप में, ठीक है ना। तो आगे देखते हैं। अब देखिए पाठ्यक्रम विश्लेषण। अब हम लोग चैप्टर को एनालिसिस करेंगे। एनसीईआरटी सिलेबस बेस्ड रहेगा, भारतीय भवन बुक से रहेगा। और केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान ऑल चैप्टर्स एनालिसिस, मतलब अब हम लोग आगे 10th क्लास के जितने भी सिलेबस है या जो भी विषय है या पाठ्यक्रम है, अब हम लोग उसके बारे में अध्ययन करेंगे। इस संक्षेप में देखेंगे कि क्या क्या हमको पढ़ना होगा क्लास 10th में। चलिए, तो पहला है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया को केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन कहा जाता है। आपको क्लास 10th का जो पहला चैप्टर है वो रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। अब इसके अंतर्गत हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं? रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया जब दो या दो से अधिक पदार्थ परस्पर सहयोग करके एक नए पदार्थ का निर्माण करता है
तब इस प्रतिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अभी संक्षेप में जो महत्वपूर्ण बिंदु है अभी हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। जैसे रासायनिक अभिक्रिया का जो टाइप्स है क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। जैसे वियोजन अभिक्रिया, जब कोई भी चीज टूटता है ना, कोई एक चीज टूट कर बिखर कर एक से अधिक नई चीज का निर्माण करेगा, तो इस टाइप का जो भी अभिक्रिया होगा वो आपको वियोजन या अपघटन कहलाएगा। जैसे यदि आप कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तब वो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं वैद्युत अपघटन अभिक्रिया, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो विद्युत धारा के द्वारा संपन्न होती है उसी को वैद्युत अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे जल का यदि हम वैद्युत अपघटन करते हैं तब यह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाता है। अब जो हाइड्रोजन है वो आपको कैथोड पर और ऑक्सीजन एनोड पर मुक्त होती है। उसी प्रकार से नेक्स्ट हम लोग देखेंगे एकल विस्थापन अभिक्रिया। जब कोई लवण के जलीय विलयन से कोई दूसरा पदार्थ उस चीज को विस्थापित कर देता है तो इस प्रकार के अभिक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे, एकल विस्थापन बोलेंगे। द्विविस्थापन अभिक्रिया भी होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, जब दो आयन या जब दो यौगिक अपने आयनों को अदला बदली करके दो नए पदार्थ का निर्माण करता है, तो अब इस प्रकार के अभिक्रिया को हम लोग द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। उसके बाद है आपको उदासीनीकरण अभिक्रिया। ये सब अभिक्रिया का टाइप्स है, ठीक है। इस पे थोड़ा थोड़ा हम संक्षेप में परिभाषा देते हुए आगे चलते हैं। जब हम लोग चैप्टर शुरू करेंगे तो उस समय इसको अच्छे से एग्जाम्पल के साथ इसको बताएंगे या पढ़ेंगे। उदासीनीकरण न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एसिड और बेस का रिएक्शन होता है। जब कोई अम्ल और क्षार को हम लोग मिलाते हैं और उसके बीच जो रासायनिक अभिक्रिया होती है वही अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाएगी। अर्थात अम्ल और क्षार के बीच होने वाली रासायनिक अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। देखिए प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया क्या है, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो प्रकाश के उपस्थिति में संपन्न होता है। तो ऐसे अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया बोलेंगे। जैसे आपको फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण, जैसे पौधे में भोजन बनता है, यह भी आपको प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया का ही उदाहरण है। या फिर सिल्वर ब्रोमाइड को जब हम लोग सनलाइट में छोड़ देते हैं तब वो सिल्वर और ब्रोमीन में अपघटित हो जाता है, टूट जाता है। तो यह भी रिएक्शन आपको किसके वजह से होता है, सनलाइट के वजह से होता है, प्रकाश की उपस्थिति में होता है। इसलिए इस अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। इसके अलावा और बहुत सारा उदाहरण है। जैसे आप मीथेन को क्लोरीन के साथ यदि सनलाइट की उपस्थिति में रिएक्शन कराते हैं तब क्लोरोमीथेन का निर्माण होता है। यह भी प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया का ही उदाहरण है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया। ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया का मतलब हुआ कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। कुल मिलाकर इन दोनों अभिक्रियाओं को रेडॉक्स रिएक्शन भी कहा जाता है। संक्षेप में रेडॉक्स जो है आपको रिडक्शन और ऑक्सीडेशन का ही पार्ट से होता है, ठीक है। अकेला ना तो ऑक्सीकरण होगा और ना ही अवकरण होगा। जब भी होता है तो दोनों साथ साथ होता है। जैसे किसी भी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि ऑक्सीडेशन कहलाएगा, किसी भी पदार्थ से ऑक्सीजन का हटना रिडक्शन कहलाएगा। उसी तरह से किसी भी पदार्थ में हाइड्रोजन का जुड़ना आपको रिडक्शन या अपचयन या अवकरण कहलाएगा। और किसी भी पदार्थ से ऑक्सीजन का वियोग भी आपको रिडक्शन या अवकरण अपचयन कहलाएगा, ठीक है। अब संतुलित एवं असंतुलित समीकरण। अब रासायनिक समीकरण देखते हैं क्या है रासायनिक समीकरण। अब चलिए रासायनिक समीकरण क्या है। रासायनिक अभिक्रियाओं के संक्षिप्त रूप को ही रासायनिक समीकरण कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया ये भाषा होता है, बहुत बड़ा होता है। जब उसी को हम शॉर्ट कर देते हैं, उसका रूप को छोटा कर देते हैं, तो यही आपका रासायनिक समीकरण कहलाता है। अब टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन। अब रासायनिक समीकरण के प्रकार भी होते हैं। ये सिंबॉलिक होता है यानी संकेतिक होता है, और भाषा वाला भी होता है। भाषा वाला जैसे पूरा भाषा लिखा रहेगा, रासायनिक अभिक्रिया लिखा होगा तो भाषा वाला हो जाएगा। उसके बाद शब्द समीकरण भी होता है। जैसे अभिक्रिया में जो भी चीज, रिएक्शन में जो भी चीज भाग ले रहा है, यदि उसको हम शब्द के द्वारा निरूपित करते हैं तब वह शब्द समीकरण हो जाता है, ठीक है। और लास्ट में है यहाँ पे क्या, संतुलित। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक और उत्पाद या प्रतिफल में परमाणुओं की संख्या एक समान होता है, तब ऐसे ही रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं।
या जो रिएक्टेंट है वही चीज यदि प्रोडक्ट में भी है बैलेंस बना संतुलित मात्रा में, तब उसको हम संतुलित कहेंगे। जैसे एग्जांपल, यदि मान लीजिए 2 हाइड्रोजन अभिकारक में है, रिएक्टेंट में है, और 2 ही हाइड्रोजन आपको प्रोडक्ट में रहेगा, 2 ऑक्सीजन मान लीजिए रिएक्टेंट में है, 2 ही ऑक्सीजन आपको प्रोडक्ट में रहेगा, तो इस प्रकार का जो इक्वेशन होगा वो आपका संतुलित रासायनिक समीकरण होगा। और संतुलित वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक और उत्पाद, अभिकारक और उत्पाद दोनों में परमाणुओं की संख्या एक समान नहीं होती है, तब ऐसे रासायनिक अभिक्रिया को असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। अब देखिए दैनिक जीवन में ऑक्सीकरण, हमारे दैनिक जीवन में भी बहुत सारी ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं होती है। जैसे आपका दहन हो गया, देखिए अवकरण के प्रभाव जैसे दहन, ज्वाला, द्रवित पेट्रोलियम गैस आदि, या लोहे में जंग लगना, भोजन का पचना, इस तरह से काफी अभिक्रियाएं हम भोजन का सड़ना, भोजन का खराब होना, तो बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे डेली लाइफ में भी घटते रहता है केमिस्ट्री से संबंधित। तो इसी को हम लोग बोलेंगे दैनिक जीवन में ऑक्सीकरण अवकरण का महत्व होता है, वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। फिर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। चलिए अब दूसरा चैप्टर है आम्ल भस्म तथा लवण। आम्ल भस्म तथा लवण, जिसको एसिड बेस एंड साल्ट कहा जाता है। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? एसिड बेस एंड साल्ट। अब इसके अंतर्गत हम लोग अम्ल को, क्षार को, या क्षार भी बोलते हैं, आगे हम डिस्कस करेंगे क्षार क्या होता है, या क्षारक क्या होता है, या भस्म क्या होता है, ठीक है ना, और लवण। तो पहले हम देखते हैं अम्ल एवं भस्म। अम्ल तथा भस्म के गुण, इसके अंतर्गत हमको क्या क्या पढ़ना होगा? अम्ल एवं भस्म, इसके डिफिनेशन के बारे में पढ़ना होगा कि ये चीज क्या है। उसके बाद जो है आपको अम्ल तथा भस्म के गुण, इसके प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ना है। उसके बाद धातुओं की सक्रियता श्रेणी, मतलब कोई भी मेटल्स है वो एसिड के साथ किस प्रकार से रिएक्ट करेगा और कौन नहीं करेगा, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। अम्ल भस्म अभिक्रिया, यानी अम्ल क्षार के बीच कौन सी अभिक्रिया होती है। जैसे आपको इससे पिछले वाले चैप्टर में रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण में उदासीनीकरण अभिक्रिया के बारे में बताए थे, सेम वही अभिक्रिया है यहाँ पर। अम्ल क्षार के बीच जो अभिक्रिया होगा वो चीज देखेंगे। कुछ उपयोगी लवण, जैसे आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस हो गया, जिप्सम हो गया, व्यंजक चूर्ण हो गया, खाने का सोडा, धोने का सोडा, इस तरह से कुछ महत्वपूर्ण लवण और उसके बनाने की विधि और उसका हमारे दैनिक जीवन में क्या उपयोग है, इस पर भी चर्चा करेंगे। इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। और उसके बाद उपयोग देख रहे हैं, रवाकरण के जल, यानी कोई भी लवण के लास्ट में जो जल का अणु लगा होता है वही आपको रवाकरण का जल होता है। जैसे आपको धोने का सोडा Na2CO3 × 10H2O, तो Na2CO3 × 10H2O जो है वही आपका रवाकरण का जल है। तो कभी कभी लवण दे देता है और पूछ देता है इसमें रवाकरण के जल के अणुओं की संख्या कितना है। उसके बाद इनके आयनिक विवरण, गुण आदि, अम्ल तथा भस्म की शक्ति, यानी अम्ल और क्षार की क्या पावर है, क्या कैपेसिटी है, इसको हम कैसे जान सकते हैं, कैसे माप सकते हैं, खाकर या बिना खाकर, या फिर इसे किसी दूसरे पदार्थ के द्वारा जान सकते हैं, इसके बारे में है। लवण, लवण के गुण, कुछ उपयोगी लवण आदि, ठीक है ना। जैसे अमोनिया सोडा विधि, इसको बनाने की विधि है अमोनिया सोडा विधि या साल्वे विधि, सोडियम बाइकार्बोनेट के उपयोग और रवाकरण के जल आदि इत्यादि चीज के बारे में इसमें अध्ययन करेंगे। फिर चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। चलिए अब तीसरा जो आपको चैप्टर है वह है धातु एवं अधातु। धातु एवं अधातु, जिसको हम लोग मेटल एंड नॉन मेटल के नाम से जानते हैं। अब धातु क्या होता है? वह चीज जो इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है, या वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है और धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखता है, ऐसे ही चीज को हम लोग क्या कहेंगे? धातु कहेंगे। और अधातु किसको बोलेंगे? वे चीज जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखेगा, उसे हम क्या कहेंगे? अधातु कहेंगे। अब इसके अंतर्गत क्या क्या पढ़ना है वो हम देख लेते हैं। धातु एवं अधातु, कुछ प्रमुख धातु अधातु, जैसे सोना हो गया, चांदी हो गया, या सोना की शुद्धता को किसमें मापा जाता है, 24 कैरेट क्या होता है, इस टाइप का शुद्ध सोना कितना कैरेट का होगा, इस सब के बारे में पढ़ेंगे। धातु का रासायनिक गुण क्या है, अधातु का रासायनिक गुण क्या है, धातु अधातु में भौतिक गुण के आधार पर अंतर, धातु अधातु में रासायनिक गुण के आधार पर अंतर, जैसे 5 नंबर में पूछा भी गया है इस बार के एग्जाम में, 2025 के एग्जाम में, ठीक है। धातुओं की क्रियाशीलता, उसके बाद क्रियाशीलता श्रेणी, रासायनिक गुण,
धातु और अधातुओं के बीच अभिक्रिया, धातु अधातु के बीच किस प्रकार से रासायनिक अभिक्रियाएं होती है। उसके बाद उत्कृष्ट गैसों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, यानी उत्कृष्ट तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, जिसको ये वर्ग 18 के जो तत्व होते हैं वही उत्कृष्ट तत्व होते हैं, या उत्कृष्ट गैस इसका नाम इसलिए पड़ा कि इस समूह के जितने भी वर्ग 18 के जितने भी सदस्य हैं वह सभी के सभी गैसियस स्टेट में पाए जाते हैं, इसीलिए इसे उत्कृष्ट गैस के नाम से भी जाना जाता है, या नोबल गैस भी कहा जाता है, यह शून्य समूह सदस्य भी कहा जाता है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, इसके बारे में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, यानी कोई भी एलिमेंट है, कोई भी तत्व है, उसका इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना क्या होता है। तो कोई भी एलिमेंट है उसके आउटर सेल में, संयोजी कक्षा में जितना इलेक्ट्रॉन होता है उसी को उसके सिंबल के आसपास जो रिप्रेजेंट करते हैं, दिखाते हैं, उसी को हम लोग इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना कहेंगे। जैसे ऑक्सीजन के संयोजी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन होता है, तो उस 6 इलेक्ट्रॉन को उसके सिंबल के चारों ओर या सराउंड में लिखना होता है। जैसे हाइड्रोजन का 1 होता है, सोडियम का 1 होता है, नाइट्रोजन का 5 होता है, सल्फर का 6 होता है, क्लोरीन का 7 होता है। तो हम लोग आगे देखेंगे इसके बारे में। अब आयनों का बनना, भाई आयन कैसे बनेगा इसके बारे में देखेंगे। धनायन, ऋणायन, धनायन और ऋणायन के बीच अंतर भी पूछा जाता है, इस प्रकार से इसकी विशेषता को देखेंगे। परमाणु और आयन, यानी परमाणु और अणु में, परमाणु और आयन में क्या अंतर है, हम लोग इसके बारे में भी पढ़ेंगे। आयनों में अंतर, रासायनिक बंध एवं इसके प्रकार, केमिकल टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड्स, और इसके क्या क्या प्रकार है इसके बारे में देखेंगे। जैसे आपको 2 प्रकार का रासायनिक बंध होता है, आयनिक बंध और सहसंयोजक बंध, आयनिक बॉन्ड्स एंड कोवेलेंट बॉन्ड। फिर सहसंयोजक बंध का टाइप से पढ़ेंगे, आयनिक बंध का कोई टाइप्स नहीं होता है, जैसे सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, इस टाइप से पढ़ेंगे। विद्युत संयोजकता, विद्युत संयोजकता क्या होता है, विद्युत संयोजक या आयनिक यौगिकों की विशेषताएं, आयनिक यौगिक की कौन कौन विशेषताएं हैं, ये जल में घुलेगा या नहीं घुलेगा, किस अवस्था में विद्युत के चालक होंगे, कुचालक होंगे, इस टाइप की चीज के बारे में पढ़ेंगे। प्रकृति में धातुओं की उपस्थिति, यानी हमारा जो नेचर है, इस नेचर में, प्रकृति में धातु किस रूप में उपस्थित है, ठीक है, धातु किस रूप में उपस्थित है, इसके बारे में भी इसके अंतर्गत जानेंगे। जैसे आपको अयस्क के रूप में है, अयस्क खनिज के रूप में है, अयस्क खनिज क्या होता है, अयस्क का सांद्रण क्या होता है, धातु का निष्कर्षण कैसे किया जाता है, विद्युत अपघटन क्या है, किस विधि द्वारा हम लोग धातु को शुद्ध अवस्था में प्राप्त कर सकते हैं, गैंग, अधात्री, परगलन, निस्तापन, जारन, बहुत सारी चीजें पॉइंट है जो इसके अंतर्गत आता है, उस सब के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो कुल मिला के आप धातु और धातु में क्या पढ़ना है आपको पता चल गया। उसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट कार्बन तथा इसके यौगिक, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, यानी ऑल द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन, यानी जितने भी कार्बनिक यौगिक है वो कहीं ना कहीं हाइड्रोकार्बन का ही व्युत्पन्न माना जाता है, उसी से उत्पन्न हुआ है। तो यहाँ पर कार्बन और उससे बने यौगिकों का अध्ययन करेंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से जो यौगिक बना है उसी को इसमें अध्ययन करना है। ये जो आपको ब्रांच है या ये जो शाखा है ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट से है, ठीक है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मुख्य रूप से आपको कार्बन और हाइड्रोजन से बने यौगिक अर्थात हाइड्रोकार्बन का ही अध्ययन किया जाता है और उसके डेरिवेटिव्स का। तो इस तरह से जो भी इसके अंतर्गत जो कंपाउंड होगा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से ही बना होगा, इसके अलावा भी इसमें ऑक्सीजन, क्लोरीन, फास्फोरस हो गया, सल्फर हो गया, ये सब एलिमेंट भी इसमें इंक्लूड होगा। तो देखते हैं कार्बन तथा इसके यौगिक। कार्बन रसायन यानी कार्बनिक रसायन क्या है, इससे पिछले इंट्रोडक्शन में भी हम लोग चर्चा किए थे। कार्बनिक यौगिक का महत्व, कार्बन रसायन जीवन शक्ति का सिद्धांत, लाइफ वाइटल फोर्स, मतलब कार्बनिक यौगिक कैसे बना, कब बना, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। कौन बनाया, किसने बनाया। जैसे सबसे पहला संश्लेषित जो यौगिक है वो आपको यूरिया है, जिसका फॉर्मूला NH2CO NH2 होता है। उसके बाद रासायनिक बंध, टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड्स, सहसंयोजन। सहसंयोजन का मतलब होता है कोवेलेंट बॉन्ड, इस पर भी हम चर्चा किए थे। कार्बन के अपर रूप, उसके बाद मतलब कार्बन कितने रूपों में पाया जाता है, जैसे हीरा हो गया, ग्रेफाइट हो गया, ये सब कार्बन का शुद्धतम अपर रूप है। उसके बाद क्रियाशील मूलक, जिसको
रेडिकल्स कहा जाता है, ये फंक्शनल ग्रुप के नाम से जाना जाता है। इसी से किसी भी कार्बनिक यौगिक का पहचान किया जाता है। उसके बाद है कार्बनिक यौगिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जैसे आपको चीनी हो गया, ग्लूकोज हो गया, इथेनॉल हो गया, एसीटोन हो गया, बेंजीन हो गया, ईथर हो गया, एल्डिहाइड्स हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, ये सभी के सभी कार्बनिक यौगिक हैं। तो कार्बनिक यौगिक देखेंगे, उसका सूत्र देखेंगे। कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। कार्बनिक यौगिकों के आईयूपीएसी नाम, आईयूपीएसी नाम यानी शुरुआत में कार्बनिक यौगिकों की संख्या कम थी, इसलिए उसका जो नामकरण होता था उसके प्राप्ति स्रोत के आधार पर होता था। लेकिन जैसे ही कार्बनिक यौगिक का निर्माण प्रयोगशाला में होने लगा, तब इसकी संख्या करोड़ों में, लाखों में होने लगा, तो उस समय नामकरण करने में बहुत कठिनाई होने लगा, जिसके कारण केमिस्ट लोगों का एक बैठक हुआ और उसमें एक सिस्टम बनाया गया IUPAC। इसके आधार पर इसमें बहुत सारे रूल नियम बनाए गए ताकि हम किसी भी कार्बनिक यौगिक का नामकरण किस प्रकार से करेंगे, वह सारा नामकरण इसी के आधार पर किया जाता है। इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। समावयवी इसको आइसोमर्स कहा जाता है, इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। जैसे एक ही यौगिक जो है एक से अधिक रूप में पाए जाते हैं, या उसका संरचना अलग हो सकता है, या उसका फंक्शनल ग्रुप चेंज हो सकता है, तो उसके कारण जो उसका गुण बदलता है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, समावयवी आइसोमेरिज्म कहा जाता है। जैसे आपको एलपीजी का जो सिलेंडर होता है उसमें ब्यूटेन का समावयवी होता है, आइसोब्यूटेन और नॉर्मल ब्यूटेन। तो इस प्रकार से इसके बारे में भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। उसके बाद है कार्बनिक यौगिकों को बनाने की विधि। कार्बनिक यौगिक को किस प्रकार से बना सकते हैं, लाइक इथेनॉल हो गया, या फिर ग्लूकोज हो गया, या आप क्या कहते हैं ईथर हो गया, या कीटोन हो गया, एल्डिहाइड हो गया, इस सबको कैसे बनाएंगे इसके बारे में। गुण जैसे साबुन और अपमार्जक, साबुन और अपमार्जक को बनाने की विधि देखेंगे। कोयला और पेट्रोलियम की उपस्थिति, मतलब कोयला और पेट्रोलियम किस प्रकार से है हमारे धरातल पर, इसके बारे में भी देखेंगे। अब आगे चलते हैं। तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण, तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण, ठीक है। तो इसमें क्लासिफिकेशंस ऑफ एलिमेंट देखेंगे कि तत्वों का आवर्ती पीरियोडिक क्लासिफिकेशंस ऑफ एलिमेंट, यानी तत्वों को किस प्रकार से वर्गीकृत किया गया या किस प्रकार से इसमें पीरियोडिक टेबल को डिजाइन किया गया। और अभी वर्तमान में हम लोग जो आवर्त सारणी पढ़ते हैं ये कौन सा आवर्त सारणी है, और मेंडलीव के द्वारा जो बनाया गया था वो कौन सा आवर्त सारणी है। इसमें आपको त्रियक नियम के बारे में पढ़ेंगे, संगीत के आधार पर तत्वों का विश्लेषण पढ़ेंगे, जैसे तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण और इसके लाभ। मेंडलीव की आवर्त सारणी, मेंडलीव का आवर्त सारणी क्या था, ठीक है, तथा उनके दोष, उसका डिफेक्ट क्या था, विशेषताएं क्या है, तथा उपयोगिताएं, मतलब इसको हम किस प्रकार से उपयोग कर सकते हैं। ऑक्टेट रूल्स, अष्टक नियम एवं उनके दोष, डिफेक्ट, और संगीत के स्वर और न्यूलैंड्स के द्वारा तत्वों का सजावट, ठीक है। जैसे संगीत के स्वर पर भी तत्वों को सजाया गया, जैसे सारे गामा पधा निशा सानी धपा मगरेसा, इस आधार पर भी तत्वों का शुरुआत में वर्गीकरण किया गया था। अभी जो वर्तमान में हम लोग जिस पीरियोडिक टेबल को पढ़ रहे हैं वो आपको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, इसी को हम लोग मोसले का आवर्त सारणी भी कहते हैं। या एक्स किरणों के अध्ययन पर आधारित था। आवर्त सारणी का विशेषताएं यानी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज क्या है, उसका आवर्त सारणी के कौन कौन से गुण होते हैं, उसका ग्रुप यानी वर्ग का गुण क्या होता है, आवर्त का गुण क्या होता है, इसके बारे में भी पढ़ेंगे। और आधुनिक आवर्त सारणी, आधुनिक आवर्त सारणी में पढ़ेंगे आवर्तों की विशेषताएं, आवर्त की क्या विशेषताएं हैं, वर्ग की क्या विशेषताएं। तो 5 चैप्टर आपको प्रमुख रूप से है जो आपके सिलेबस के अंतर्गत आता है, ठीक है। उसके बाद है प्राकृतिक संसाधन, प्राकृतिक संसाधन एवं इसका प्रबंध, मतलब जितने भी प्राकृतिक संसाधन है उसको हम लोग किस प्रकार से हम अपने डेली लाइफ में या दैनिक जीवन में उसको अच्छा से संजोग के रख सकते हैं, या उसको अच्छा रख सकते हैं, स्वस्थ रख सकते हैं। प्रदूषण पर कैसे हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, या पोल्यूशन क्या है, इस सब के बारे में इसके अंतर्गत पढ़ा जाता है। जैसे क्योटो प्रोटोकॉल क्या है, या उत्सर्जन संबंधी मापदंड, गंगा कार्बन योजना,
जैसे गंगा में जितना भी गंदगी है उसको भी साफ सफाई करने का, पर्यावरण को स्वस्थ और शुद्ध रखने के लिए बहुत सारी योजना को चलाया गया। अपशिष्ट प्रबंध, जो हम लोग घरेलू कार्य करते हैं या घर में खाना बनता है या जो भी कचरा होता है, उस कचरा को हम लोग किस प्रकार से एडजस्ट कर सकते हैं या उसका प्रबंध कर सकते हैं, इसके बारे में। चिपको आंदोलन, ये तो आप लोग जानते ही होंगे, ये पेड़ पौधा को काटने से रोका गया था चिपको आंदोलन में। वन को बचाने के लिए, पर्यावरण को अच्छे रखने के लिए। वन एवं वन्य जीव, मतलब वन को जब हम लोग बचाएंगे, वन है तो हम हैं, वन नहीं रहेगा तो हम लोग भी नहीं रहेंगे, क्योंकि वन ही पृथ्वी को फेफड़ा भी कहा जाता है, लंग्स ऑफ अर्थ। वन है तभी सभी प्रकार के जीव जंतु यहाँ पर निवास कर रहे हैं। वन नहीं रहेगा तो ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, हम लोग मर जाएंगे। निर्माण से उत्पन्न पर्यावरणीय समस्याएं, पर्यावरण में अभी क्या क्या समस्याएं चल रहा है, जैसे इतना आधुनिकरण हुआ है, जैसे फैक्ट्री है, उद्योग है, उससे जो कचरा निकलता है, उससे जो पोल्यूशन निकलता है, ये हमारे इन्वायरमेंट को किस प्रकार से हानि पहुंचा रहा है, इस पे भी हम लोग देखेंगे। कोयला तथा पेट्रोलियम, गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत, ऊर्जा के बारे में भी पढ़ेंगे, लॉ ऑफ एनर्जी के बारे में भी पढ़ेंगे, सौर ऊर्जा हो गया, पवन ऊर्जा हो गया और बायोगैस, ये सब इत्यादि के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। तो धन्यवाद, मेरा क्लास समाप्त होता है। अब हम लोग अगले क्लास में चैप्टर वाइज एनालिसिस करेंगे। धन्यवाद।